Welcome to our new lecture series of Riemann integration. This is the DSC 8 course of third semester, and in which we will discuss Riemann integration in detail. So this is the first lecture of this particular paper. In this lecture we will discuss upper and lower Darboux sum, and by the end of this lecture you will be understand कि किस तरीके से एरिया अंडर अ कर्व किसी इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है. Okay, but before going to the main topic, we should know about some fundamental concepts. So I'm going to discuss those first. I know that you are clear with the definition of function, and if we say that f be a function, suppose f is a function from a to b, then what do you mean by a function? Okay, आपने पढ़ा ही होगा whenever we have some set a and some set b, then f is a rule between a and b. एंड व्हाट इज द कंडीशन कि a का कोई भी यहाँ पर हम एलिमेंट चूज करें, देन फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ a वी मस्ट हैव अ यूनिक इमेज इन b. इफ this f is following this rule, then we will call that f is a function from a to b. Okay, it may be possible कि हमारे यहाँ से जैसे दो पॉइंट्स की इमेज किसी सिंगल ही पॉइंट पर मैप हो रही हो. ओके, नाउ जब हम बात करते हैं फॉर एवरी एलिमेंट फ्रॉम ए, इसका मतलब वी कैन नॉट स्किप एनी पॉइंट फ्रॉम दिस सेट ए. जैसे कि अगर हमारे पास ऐसा कुछ सिनेरियो है जहाँ पर इस तरीके से हमें मिल रहा है, दैट इज कि इस पॉइंट की इमेज यहाँ पर भी आ रही है और इस पॉइंट की इमेज इस रेड डॉट पर भी आ रही है. सो देयर इज नो सेंस ऑफ यूनिकनेस इन सेट बी, एंड हियर वी हैव स्किप्ड दिस पॉइंट, दैट इज वी आर नॉट हैविंग द इमेज ऑफ एवरी पॉइंट फ्रॉम दिस सेट ए. ओके, सो जब हम फंक्शन की डेफिनेशन की बात करते हैं तो वहां पर दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. The first one is about that every element, okay, has a unique image in B. Unique image. Okay, तो यहाँ से हर एक पॉइंट के लिए यहाँ पर हमें एक यूनिक इमेज मिलनी ही चाहिए. और यूनिक का कहने का मतलब है किसी भी पॉइंट के लिए यहाँ पर हमें इस तरीके से दो इमेजेस नहीं मिलनी चाहिए. ओके, सो दैट वी एग्जैक्टली डू मीन बाय यूनिकनेस ऑफ इमेजेस. ओके, नाउ the moment we are saying that f is a function from a to b, then this set a is said to be domain, right? This is domain of f and this is codomain of f, right? अब इस कोडोमेन में से जिन जिन पॉइंट्स के लिए ए में प्री इमेजेस अवेलेबल है उन्हें हम रेंज सेट बोलते हैं. ठीक है, तो ये सभी टर्मिनोलॉजीज आपको पता है. स्टिल इफ यू don't know about these, then you can consider from here also. Now we are coming to the next concept in which we will discuss the bounded set. Bounded set, you know the concept of set. A well-defined collection of object is known as set. Now what about bounded? जैसे कि अगर हम रियल नंबर सिस्टम में बात करें तो हम हर एक रियल नंबर को रियल लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट? समवेयर हियर वी हैव जीरो. जीरो के राइट हैंड साइड में जितने भी नंबर्स हैं वो सभी पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं और जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो नेगेटिव रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं. इसका मतलब हर एक हम जब ये कह रहे हैं कि दिस इज अ रियल लाइन, इसका मतलब इस रियल लाइन का हर एक पॉइंट किसी ना किसी रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है और कन्वर्सली हर एक रियल नंबर किसी ना किसी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग ही है. ओके, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय बाउंडेड सेट? जब भी हम रियल नंबर सिस्टम में कोई भी एक सेट कंसीडर करें, सपोज
वी आर हैविंग सम सेट और उसके लिए हम श्योर हैं कि उसके पॉइंट्स जितने भी पॉइंट्स है वो इस लाइन से, ये जो वर्टिकल लाइन है इससे राइट हैंड साइड में अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब जो भी हम सेट कंसीडर कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ा कोई ना कोई एलिमेंट होगा, राइट, क्योंकि हम कह रहे हैं इस लाइन के बाद कोई भी पॉइंट नहीं है। लाइकवाइज वी मे हैव इन सम सिनेरियो कि इस लाइन के लेफ्ट साइड में कोई भी पॉइंट नहीं है। इसका मतलब जो भी हम सेट कंसीडर कर रहे हैं उसका कोई ना कोई मिनिमम एलिमेंट है। ओके जब इस तरीके के सिनेरियो हो जहां पर हम श्योर है कि इस लाइन के राइट हैंड साइड में कोई भी पॉइंट नहीं है और ऐसी कोई लाइन एग्जिस्ट कर रही है, दिस लाइन existence of this line shows existence of some point on this real line। ओके तो यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है जिससे कि हमारे कंसीडर्ड सेट का हर एक पॉइंट लेस देन है। जब ऐसा सिनेरियो है तब हम इस रेड डॉट को अपर बाउंड बोलते हैं। ओके लाइकवाइज जब हम बात करें कि वी हैव अ पॉइंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द सेट सच दैट इस पॉइंट से कम हमें कोई भी सेट का पॉइंट नहीं मिल रहा है, तो उस केस में दिस ग्रीन डॉट इज सेड टू बी अ लोअर बाउंड फॉर द कंसीडर्ड सेट। ओके नाउ द मोमेंट वी हैव अपर बाउंड, तो क्या ये पॉइंट भी उसके लिए अपर बाउंड नहीं हो गया, ये भी उसको ऊपर से बाउंड कर रहा है, राइट। और ये पॉइंट्स जितने भी इस रेड डॉट से आगे के पॉइंट्स हैं, आगे मींस राइट हैंड साइड में जो पॉइंट्स हैं वो सभी इस सेट, मान लेते हैं हमारे पास सेट ये पॉइंट है, दीज आर द पॉइंट्स विच वी आर कंसिडरिंग एज अ सेट। ओके उस सेट में ये वाले पॉइंट्स हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं, ये जितने भी रियल नंबर्स है, दिस इज आर सेट। ओके अब हम ये कह रहे हैं कि ये सेट, दिस सेट इज बाउंडेड बाय दिस रेड डॉट, और इस रेड डॉट के राइट हैंड साइड में जितने भी एलिमेंट है तो वो भी इसी को बाउंड कर रहे हैं। बाउंड करने का मतलब है उस पॉइंट के राइट हैंड साइड में कोई भी पॉइंट नहीं है ना, तब वो अपर बाउंड है। अब इन अपर बाउंड्स में जितने भी ये अपर बाउंड हैं, इन अपर बाउंड में जो सबसे छोटा एलिमेंट है, ओके विच वन इज द स्मॉलेस्ट, उसे हम बोलेंगे द सुप्रीमम ऑफ दिस सेट। ओके सो व्हाट आई एम सेइंग दैट सुप्रीमम क्या है, SUP सुप्रीमम इज द smallest among upper bounds। ठीक है जितने भी अपर बाउंड्स है उसमें से हमें स्मॉलेस्ट देखना है। एंड व्हेन वी कम टू दिस डायरेक्शन तो हम ये कह रहे हैं दिस ग्रीन डॉट इज लोअर बाउंड, एंड लाइकवाइज जो भी पॉइंट इस ग्रीन डॉट के लेफ्ट हैंड साइड में है ये सभी पॉइंट भी इस पर्टिकुलर सेट के लोअर बाउंड से ही है। इन सभी लोअर बाउंड्स में जो सबसे बड़ा है, विच वन इज द लार्जेस्ट एलिमेंट, दैट इज द infimum for this set। okay so the next one is about infimum, and this is the largest among lower bounds। ओके जब कभी किसी भी सेट के लिए उसके लोअर बाउंड्स और अपर बाउंड एग्जिस्ट करे, या फिर हम कहें सुप्रीमम और इन्फीमम रियल नंबर सिस्टम में एग्जिस्ट करे, तब ऐसे सेट को हम बोलते हैं बाउंडेड सेट। ओके सो लेट मी राइट द डेफिनेशन फॉर बाउंडेड सेट। यू नो वेरी वेल कि ऐसा कोई पॉइंट एग्जिस्ट करे जिससे कम सारे एलिमेंट हो। ठीक है सो लेट एस बी अ non-empty set in set of all real numbers। okay and we are going to call this set S as a bounded set। okay if there exists m positive in R such that all x is less than equals to this m for all x belongs to S। S के हर एक मेंबर के लिए we are having this inequality कि S का हर एक मेंबर इस M से लेस एन इक्वल्स टू।
ये सारे x हैं, ये जितने भी ब्लू डॉट्स हैं वो सभी x है, और ये जो यहाँ पर हमें रेड डॉट दिख रहा है ऑन दिस ग्रीन लाइन वो हमारे लिए m है यहाँ पर. ओके, नाउ if there exists some m such that x is less than equals to this m for all x belongs to s, then x, then this s is said to be bounded above. Okay, तो ये हो गया bounded above set. Now what about the bounded below set? If there exists some m in the set of real number r such that you can write this positive whenever we are sure that our set is positive. Otherwise likewise जैसे मैंने यहाँ पर m के लिए लिखा है वैसे आप small m के लिए भी लिख सकते हैं. जैसे कि let me remove this condition. Okay, there exists m in r such that we are having this situation. Again, if there exists some small m in r such that all the x are greater than equals to this m for all x belongs to s, then s is said to be bounded below set. Okay, and if a set S is bounded above and bounded below, then S is said to be a bounded सेट. ओके, अब इस केस में जो स्मॉल एम और कैपिटल एम है उसके लिए भी हम क्या कह सकते हैं, कैपिटल एम दैट इज इन आर इज said to be a upper bound of S, and that small m which is in R is said to be a lower bound of S, set S. Okay, अब जितने भी हम अगर हमारा सेट S बाउंडेड है तो इसके जितने भी अपर बाउंड है उनमें से सबसे छोटा अपर बाउंड इज सेड टू बी सुप्रीमम, और जितने भी लोअर बाउंड है उनमें से सबसे बड़ा लोअर बाउंड इज नोन एज द इन्फीमम ऑफ द सेट S. Okay, so I hope you clear with the concept of boundedness, supremum and infimum. Okay, we have already mentioned कि supremum infimum से हमारा क्या मीनिंग है. Now we are कमिंग टू दी आर मेन डिस्कशन, जहां पर हम डिफाइन करने वाले हैं कुछ नोटेशंस, और उनकी हेल्प से वी आर गोइंग टू डिफाइन दी partitions and box upper and lower sums. Okay, so we are going to have some notations. Okay, so let f be a bounded function on a closed interval a comma b. Now what do you mean by this line बाउंडेड फंक्शन? फंक्शन का बाउंडेड होने का मीनिंग क्या है कि फंक्शन के डोमेन से, जैसे यहाँ पे डोमेन है ए बी,
तो इस ए बी से हम इनपुट देते जाएंगे तो हमें एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ वाई, इस तरीके के सारे एलिमेंट्स मिलते जाएंगे। उन्हें हम एज अ सेट कंसीडर करेंगे और वो सेट क्या होगा, रेंज सेट। तो जब कभी भी किसी भी फंक्शन का रेंज सेट बाउंडेड है तो फंक्शन बाउंडेड कहलाता है। और हमें पता है कि कब हम किसी सेट को बाउंडेड सेट बोलेंगे। ठीक है, सो बाउंडेड फंक्शन होने का मीनिंग क्या है कि उसका रेंज सेट बाउंडेड है, और उस केस में we call that function is a bounded function. Okay, now we are having a subset from this is an interval a comma b. Okay, so let s be a subset of the closed interval a comma b. I know that you are clear with the concept of the closed interval. Closed interval में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, these two endpoints a and b and all the elements between a and b also. Okay, so now come to the next discussion. We are having first of all this notation. First we are defining capital M, F and S. Now what is this? This defines the, this is the supremum. नाउ व्हाट इज सुप्रीमम, जितने भी इसके अपर बाउंड्स रहे होंगे उनमें से सबसे छोटा, सबसे लोवेस्ट अपर बाउंड जो है दैट इज द सुप्रीमम। सो सुप्रीमम हम किसका फाइंड करते हैं हमेशा, एक सेट का। अब यहाँ पर सेट कौन सा है, एफ ऑफ एक्स। ओके, अब ये जो सेट है उसमें अलग अलग एलिमेंट्स कैसे मिलेंगे, जैसे जैसे हम इस एक्स को वेरी करेंगे, और एक्स कहाँ से आएगा, इस सेट एस से। तो सेट एस से हम अलग अलग एलिमेंट्स लेते जाएंगे, और उन एलिमेंट्स के जब हम एफ पर इमेजेस आइडेंटिफाई करेंगे तो उन सभी इमेजेस का जो सुप्रीमम है दैट इज आर एम एफ कोमा एस। ओके, सो दिस एफ इज मीन टू बी हियर एंड एस वो सेट है जहां से हमने इनपुट लेना है। ओके, एंड लाइकवाइज यू कैन सी इफ आई define the small m bracket f comma s, then obviously this will be equals to infimum. Now infimum is the largest element from the lower bounds, right? And we are taking f of x such that x is an element of this set s. Now suppose this is, for example, हमारा ये जो इंटरवल है वो हमें गिवन है 1,2 suppose. Okay, and we are choosing s is equals to 1, then 1.1, then we are taking 1.5 and 2. ठीक है, अब हमने क्या किया, इन सभी, ये हमारा एस सेट है तो एस के हर एक एलिमेंट पर हमने एफ ऑफ एफ की इन सारे पॉइंट्स पर इमेजेस आइडेंटिफाई कर ली, एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1.1, एफ ऑफ 1.5 एंड एफ ऑफ 2. And under some function, suppose f of 1 is going on 2.6 or something, this is going to be 3.8, this is 1.9 and this is 0.8. जैसे मान लेते हैं किसी भी फंक्शन के अंडर हमें ऐसी वैल्यूज मिल रही हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, व्हाट इज नाउ एम एफ कोमा एस, इस वाले पर्टिकुलर सेट के लिए हमारे पास क्या होगा, now this capital M f comma s, that is the supremum among all these elements. Now what is the supremum, so you can see this 3.8 is the supremum, so you can write this is equals to 3.8. and what is small m f comma s, so that defines the infimum, and among these we have 0.8 as the minimum value. ओके, सो दिस इज द फाइनाइट वन, और फाइनाइट के केस में सुप्रीमम और इन्फीमम का कंसेप्ट मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करने जैसा ही है। ठीक है, जब कभी भी हमारे पास स्ट्रक्चर इनफाइनाइट टाइप का है तो वहां पर हम मैक्सिमम और इन्फीमम की बजाय सुप्रीमम और इन्फीमम जैसी टर्मिनोलॉजीज काम में लेते हैं। ठीक है, so this is about some specific notations. Now we are having important definition that defines the partition of an interval. Okay, so before going to the definition, let me tell you कि partition का meaning क्या है. ठीक है, so partition के लिए let me write the heading partition. So partition में जैसे suppose हमारे पास एक interval है 1,2, है ना,
हम अब इसका एक पार्टीशन लिखते हैं P1। हमने कहा इस पार्टीशन को हमें अब इंटरवल बनाना है 1, 1.1, देन 1.6, देन 1.8 एंड 2। सो ये जो सेट है जिसके अंदर हम कुछ सब इंटरवल्स के एंड पॉइंट्स लिख रहे हैं, तो अब इससे हमें कौन कौन से इंटरवल्स मिलेंगे। यू कैन सी पहला जो सब इंटरवल है वो 1,1.1 का मिल रहा है, ठीक है। दूसरा इंटरवल 1.12, 1.6। तीसरा सब इंटरवल हमें मिल रहा है 1.6 टू 1.8 एंड द लास्ट वन इज 1.8 टू 2। ओके, अब इसे हम पार्टीशन कब बोलेंगे, इसके लिए दो कंडीशन है। पहली ये कि पार्टीशन हमेशा हमें इन एंड पॉइंट्स को कंटेंट करने वाले सेट को बोलना है, ना कि इस ग्रीन जो हमने स्ट्रक्चर लिखा है इससे हम पार्टीशन नहीं कहेंगे। ये जो हमने वाइट सेट लिखा है इस जिसके अंदर इन सभी सब इंटरवल्स के एंड पॉइंट्स है उसे हम पार्टीशन बोलेंगे, ठीक है। अब पार्टीशन किस सिचुएशन में बोलेंगे, पहला तो ये कंडीशन है कि यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स हैं वो एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, ठीक है, और हर एक पॉइंट को लेकर हम एक सब इंटरवल के एंड पॉइंट्स बना सकें और वो इस तरीके से कंस्ट्रक्ट हो सब इंटरवल कि जब हम इनका यूनियन लें, when we take the union of these, then we have our parent interval that is 1 comma 2. Then only we can call this P1 as a partition of this interval 1 comma 2. Okay, now if you come to the next one, जैसे हमने एक और पार्टीशन बनाया P2 और उसके अंदर हमने कहा that this is coming in the form suppose 1, 1.3, then we are having 1.7, 1.75, 1.8 and 1.98 and 2. So again you can see this set will always start from 1 and end with 2 if we have the endpoints of the parent interval as 1 and 2। जिस भी इंटरवल का हमने पार्टीशन देखना है उसके जो लेफ्ट एंड पॉइंट है वहां से सेट स्टार्ट होगा और जो राइट एंड पॉइंट है वहां पर हमारा ये सेट ओवर होगा, खत्म होगा, ठीक है। अगेन दिस सेट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड गोइंग टू 2। नाउ हर एक पॉइंट एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट होना चाहिए, एक ऑर्डर्ड में होना चाहिए। और दूसरा जब हम इनसे सब इंटरवल बनाएंगे, जैसे कि अब हमने सब इंटरवल बनाए 1, 1.3, ओके, then we are having 1.3 to 1.7. The next subinterval is 1.7 to 1.75. The next interval is 1.75 to 1.8. The next interval is 1.8 to 1.98. Then 1.98 to 2. Okay. So this is about these subintervals. Now इन सभी में खास बात क्या है, when you take the union of these all subintervals, union, then union and union, then we will have our parent interval 1 comma 2. Okay, let me write one more partition P3. This P1, P2, P3 ये हमारे पार्टीशन है, ठीक है। इस सेट को हमने पार्टीशन बोलना है, ना कि इन सब इंटरवल वाले यूनियन को हमने पार्टीशन बोलना है, ठीक है। सो वी हैव सच दैट ओके। नाउ वी आर गोइंग टू हैव एन अनदर पार्टीशन P3 and it is like 1 comma 1.05, 1.1, 1.3 and 1.6, 1.7, 1.8 and 2. Okay, and using these one we are going to have the following subintervals. The first subinterval is 1 comma 1.05. Okay, then we have 1.05 to 1.1 and then 1.1 to 1.3, 1.3 to 1.5 and 1, this is 1.6, okay,
1.6 to 1.7, then 1.7 to 1.8, and then 1.8 to 2. Okay, and of course when we are taking the union of these subintervals, then this subinterval will again construct the parent interval 1, 2. बट इसके अलावा भी इसके अंदर कुछ खास बात है. लुक एट द पॉइंट्स. वी हैव दिस पॉइंट, then we have this point, this point, this point, and this point. Okay, these all points which are in P3 partition, ये already हमारे partition P1 में available हैं. ओके तो जब कभी भी कोई भी ऐसा पार्टीशन P3 टाइप का जिसके अंदर किसी पार्टीशन लाइक P1 के पॉइंट्स तो हैं ही, उसके अलावा भी एटलीस्ट एक पॉइंट भी अगर एक्स्ट्रा आता है तो ऐसे पार्टीशन P3 को हम P1 का रिफाइनमेंट बोलते हैं. रिफाइनमेंट कैसे कि हमने 1,2 इंटरवल को इस तरीके से 1 2 3 4 सब इंटरवल में ब्रेक किया था, right? But here you can see 1 2 3 4 5 6 7 सब इंटरवल्स में हमने इस 1,2 इंटरवल को ब्रेक कर दिया है. इसका मतलब अब हमें और छोटे छोटे सब इंटरवल को हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं यूजिंग दिस P3. एंड इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, जो इसके इस सेट पर्टिकुलर P3 सेट के जो एलिमेंट्स हैं, वो जो सेट है P3, दिस इज द सुपर सेट ऑफ P1. ओके, दिस P1 इज अ सबसेट ऑफ P3. और जब कभी भी हमारे लिए P1 और P3 किन्हीं पार्टीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इन केस वेयर P1 is a subset of this P1 is a subset of P3, then this P3 is said to be a refinement of this partition P1. Okay, now you can see कि हमने P2 में भी ज्यादा सब इंटरवल्स को यूज किया है टू राइट दिस इंटरवल 1,2, बट स्टिल this 1,1 is there in the interval in partition P1, but 1,1 P2 में नहीं है. Of course we are having 1.8 1 and 2 from partition P1 into the partition P2, but still 1.1 नहीं है, 1.6 नहीं है. इसका मतलब this P2 is not representing a refinement for the partition P1. ओके सो जब कभी हम रिफाइनमेंट की बात करेंगे, इसका मतलब उस पार्टीशन के अलावा भी हमारे पास पार्टीशन है, ठीक है, जो कि सारे इन पॉइंट्स को कंटेंट कर रहा है. अब इसके अलावा खास बात क्या हुई कि किसी भी इंटरवल 1,2 के लिए हम इस तरीके से एक से ज़्यादा पार्टीशंस लिख सकते हैं. एंड इफ आई से इन अ मोर प्रिसाइज वे, देन यू कैन कंसीडर कि किसी भी इंटरवल के हम अनकाउंटेबली इनफाइनाइट इस तरीके के पार्टीशंस लिख सकते हैं. ओके सो नाउ लेट मी राइट द definition of partition and the refinement of a partition. ठीक है, so we are going to have the definition. And this will defines the partition. ओके सो पार्टीशंस में इस तरीके के सेट बनने हैं. पर्टिकुलरली मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमें ये जो हमें सेट मिल रहे हैं ना 1,0 1.05, इस सेट को हमने पार्टीशन बोलना है, ना कि इस तरीके के जो हमने सब इंटरवल्स टाइप स्ट्रक्चर लिखा है इसको. ठीक है, इस पार्टीशन की खास बात क्या है कि इसमें सारे एलिमेंट एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में है. इसका मतलब ये P3 एक ऑर्डर्ड सेट है, हर एक एलिमेंट की अपनी जगह फिक्स है, और इसका पहला एलिमेंट हमारे इंटरवल का जिसका हमने पार्टीशन लिखना है उसका लेफ्ट हैंड पॉइंट है, और इसका सबसे बड़ा मेंबर या फिर कहें सबसे लास्ट का मेंबर हमारे इस इंटरवल का राइट हैंड साइड पॉइंट होता है. ओके सो पार्टीशन of interval a comma b is any finite ordered set. Now this is the ordered set. Okay, ordered subset P
having the form P दैट इज इक्वल्स टू ए, और ये हमारा लेफ्ट हैंड पॉइंट है, और यहाँ से हमने स्टार्ट किया टी नॉट, T1, T2 and so on, Tn minus 1 and Tn that is equals to the right hand point, and where let me write where, अब जैसे हमने कहा ऑर्डर्ड है तो इसमें किस तरीके का ऑर्डर है वो हम यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहे हैं, वेयर this is T naught is less than T1 and which is less than T2 less than and so on less than Tn minus 1 less than Tn. So we have this ordered among these elements of this partition P. तो ये जो सेट है this set is known to be partition. जैसे हम डार्बुक सम की तरफ चलेंगे तो वहां पर पार्टीशन का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझना है. Now if we talk about the refinement, then what we can say that let me write that refinement of a partition. A partition P star of A comma B is said to be a refinement of the partition P if this P is a subset of P star. Okay, now this P star is said to be the refinement of this partition P. Okay, और खास बात क्या है, दोनों P और P स्टार इस इंटरवल A कोमा B के पार्टीशन होने ही चाहिए, ठीक है. Now we are coming to the definition of upper Darboux sum. We have the next definition and it is about Darboux sum. Definition, and this definition will defines upper Darboux sum. Now what do you mean by the upper Darboux sum? Okay, so let me write the definition first and then we will see it geometrically. The upper Darboux sum that defines as U F comma P. So U for upper और जिस फंक्शन का वो यहाँ पर और जिस पार्टीशन के रेस्पेक्ट में वो यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है. सो दिस डार्बुक सम यू एफ पी ऑफ एफ with respect to P is the sum, which sum, that is U F P, that is equals to summation K running from 1 to n capital M. Now look at here, F हमने M को कैसे डिफाइन किया था, सुप्रीमम ऑफ दिस इमेज, कि हम पहले फंक्शन लिखेंगे और फिर हम ये M कौन से सबसेट पे आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो हम यहाँ पर सबसेट लिखेंगे. जैसे हमने S लिखा था, अब S की जगह हमने लिखना है एक सब इंटरवल. सो वी आर राइटिंग अ सब इंटरवल T K minus 1 comma T K, this is the value of M, and then multiply it by Tk minus Tk minus 1. This is the length of this interval. Okay, so we need to run this sum which is running for this K, and we are having these two products. एक में क्या है, ये है लेंथ ऑफ इंटरवल सब इंटरवल, और ये है उस सब इंटरवल पर फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू.
ठीक है. So this is the upper sum. Now let me write the geometric representation for this sum, and then we will come to the lower Darboux sum. Okay, so let us discuss this one. Suppose we have this is our r square, and let me write the function. Suppose somewhere we have a here, and we have function this is our point b, this point is our a point. Okay, now see, हमने क्या किया, एक पार्टीशन ले रहे हैं P दैट इज कंटेनिंग टी नॉट टी वन टी एन लाइक दिस, और वहां पर अब हम मैक्सिमम और मिनिमम आइडेंटिफाई करेंगे. ओके, दैट इज सुप्रीमम एंड इन्फिमम. नाउ सी, इफ आई से दिस इज द मोस्ट लेफ्ट हैंड पॉइंट जहां पर हम फंक्शन की इमेज आइडेंटिफाई कर रहे हैं. ठीक है, दिस इज आवर पॉइंट बी. ओके, अभी हम कुछ सब इंटरवल्स की बात करते हैं. सो दिस इज आर टी नोट, और सबसे पहला हमने ये पॉइंट कंसीडर कर लिया. दिस इज आर टी वन, दिस इज आर सपोज this is our T2, this is our T3, this is our T4, this is T4, and this is our point T5, and suppose somewhere we have T6 here. तो अभी हमारे लिए n की जो वैल्यू है वो 6 है. ठीक है, अब इन पॉइंट्स पे हमें ये वाला सम आइडेंटिफाई करना है. हमने कोई भी पार्टीशन कंसीडर कर लिया, तो अभी हमारे लिए पार्टीशन क्या है, टी नॉट, टी वन, टी टू, टी थ्री, टी फोर एंड टी फाइव एंड ऑल. ओके, अब ये हम इन सभी में देखें तो हमें सबसे पहले k इक्वस टू 1 की बात करते हैं. जब हम k इक्वस टू 1 पुट करेंगे तो उस केस में यहाँ पर हमारे पास होगा टी नॉट कोमा टी वन. तो ये सब इंटरवल कौन सा है, ये वाला टी नॉट, दिस वन टी नॉट टू टी वन, राइट. और यहाँ पर हमें फंक्शन का मैक्सिमम आइडेंटिफाई करना है. तो बेसिकली अभी हम इस इंटरवल को कंसिडर करेंगे टी नॉट से टी वन पर, और आप देख पाएंगे कि इस इंटरवल में, इस सब इंटरवल में वी हैव दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन. ओके, राइट. सो दिस इज द maximum value, and I can write this as m f comma t naught t1, right. This is the maximum value of function in this subinterval. Okay, अब हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है t1 माइनस t नॉट से, है ना. वी आर टेकिंग द k इक्वल्स टू 1, तो इसका मतलब ये वाली लेंथ हो गई. अब हमने क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है. सो वी हैव दिस लेंथ एंड दिस विड्थ, और जब हम लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करते हैं तो उस केस में we have the concept of rectangle. Okay, so basically when we choose k equals to 1, then this one product among these, the one quantity is this length, and the one quantity is the length of this subinterval. Okay, so we can have, or we can assume that we are talking about this rectangle, right. ओके, और ये हमें कब मिल रहा है, व्हेन वी आर चूजिंग k इक्वल्स टू 1. तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग अस दैट m f कोमा t नॉट t1 इनटू द लेंथ t1 माइनस t नॉट. ओके, सो दिस इज आवर फर्स्ट रेक्टेंगल, या फिर हम कहें इस सम में हमारे लिए जो फर्स्ट क्वांटिटी है या जो फर्स्ट प्रोडक्ट है, दैट रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल. ओके,